राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ब्लूम टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? A framework for categorizing educational goals developed by a committee of educators chaired by Benjamin Bloom in 1956। तो जो एजुकेटर्स की कमेटी को चेयर करने वाले पर्सन थे वो थे बेंजामिन ब्लूम 1956। इसलिए इस टैक्सोनॉमी को ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और इस टैक्सोनॉमी को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। और वो डोमेन हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हमारा सारा नॉलेज बेस्ड होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, ये सब हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारे आ जाते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है। उसके बाद आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर हमारा एक्शन बेस्ड होता है कि हमारे फिजिकल स्किल्स, एक्शंस क्या यूज़ हो रहा है उसके अंदर, तो वो साइकोमोटर डोमेन में आ जाता है। इसके बाद एक लाइन लिखी है मैंने, ईच विद ए हियरार्की ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। हर एक डोमेन की अपनी एक हियरार्की है और अपनी एबिलिटीज़ एंड स्किल्स है। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन में हमारे पास 6 लेवल्स थे। इसका ओल्डर वर्जन में हमारे पास थे, फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, सेकंड वन इज़ कंप्रेंशन, थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज़ एनालिसिस, फिफ्थ वन इज़ सिंथेसिस एंड द लास्ट वन इज़ इवेल्युएशन। ये वाला हमारा ओल्डर वर्जन था जिसमें हमें नाउन्स एज ए नाउन यूज़ किए गए थे इसके अंदर। बट इसका 2001 में एक अपडेटेड वर्जन आया जिसमें वर्ब्स यूज़ की गई थी। इसका फर्स्ट पॉइंट था रिमेंबर, सेकंड था अंडरस्टैंड, थर्ड वन था अप्लाई, फोर्थ वन था एनालाइज, फिफ्थ वन था इवेल्युएट और सिक्स्थ वन था क्रिएट। हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं ओल्डर और न्यू वर्जन में। हमेशा हमसे पूछे जाते हैं और ये ऐसे है कि हमें सीक्वेंस में ही पूछा जाएगा कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स कौन से थे। तो मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, इवेल्युएशन वाला जो लास्ट पॉइंट है ओल्ड वर्जन करके आ जाते हैं न्यू वर्जन की जगह पे। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से माइंड में बिठाना है कि हमें लेटेस्ट वाला वर्जन ही याद करना है। वो क्या है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। क्रिएट सबसे लास्ट में आता है। इस क्रिएट का मतलब है कि हम कई नई चीज़ें, नई पैटर्न्स, डिज़ाइन डेवलप करते हैं ना, तो वो सबसे लास्ट में आता है। पहले हम हर एक चीज़ को लर्न करते हैं, तो लर्निंग के बाद क्रिएटिविटी सबसे लास्ट में आती है। इसलिए क्रिएट को सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पे रखा गया है इसके अंदर। तो इनमें ओल्ड एंड न्यू वर्जन में क्या डिफरेंस था? सबसे पहला था कि इसको रिवाइज किया गया था, जैसे नॉलेज को रिमेंबर, और इनकी रीनेमिंग कर दी गई थी कि ना उनको वर्ब में चेंज कर दिया गया था। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स को अगर हम नोट डाउन करेंगे, जैसे ओल्डर वर्जन में है सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, वही अगर न्यू वर्जन में हम देखें तो है ये है इवेल्युएट एंड क्रिएट। तो इन दोनों को रीअरेंज कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया गया था न्यू वर्जन में। तो हमें न्यू वर्जन के हिसाब से इसको याद करना है और इसका सीक्वेंस एज इट इज़ क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कई बार ज़रूरी नहीं कि हमें 6 के 6 पॉइंट गिवन होंगे, कोई भी 4 उठा लेंगे वो, जैसे अप्लाई, एनालिसिस, इवेल्युएट एंड क्रिएट। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डालेगा उसमें, बट इसका सीक्वेंस ज़रूर आता है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अब हम हर एक लेवल के कुछ कीवर्ड्स करेंगे। इन कीवर्ड्स को हमें याद रखना है क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, रिमेंबर। रिमेंबरिंग में क्या होता है ना कि हम मतलब ऐसे समझे तो क्या होता है, हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पढ़ के गए हैं, क्रैमिंग करके गए हैं कुछ, उसके बाद पेपर में बैठ के हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मुझे फिर से याद आ जाए, इस लाइन पे मैं अटक गया हूँ। तो ये ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होता है जो थोड़ा रट्टाफिकेशन भी करके जाते हैं। एंड मोस्टली बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, ज़्यादा टाइम का हो जाता है एक्सपीरियंस हमें, तो हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे अटक जाते हैं तो फिर हम बार बार करते हैं अपने माइंड में, यार उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। तो ऐसे अगर किसी चीज़ को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तब हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे रिमेंबरिंग में। तो इसमें सबसे मेन क्या है, मेरा जो तरीका ना इनके कीवर्ड्स याद करने का, इसका तो बहुत ही ईजी था कि इसके सारे आर से ही शुरू होंगे। जैसे रिकॉल हो गया, रिटेन हो गया, रिकग्नाइज हो गया। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है कि हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए रिमेंबरिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, कि हमने जो पढ़ा है, देखा है, सुना है, उसमें से हमें क्या समझ में आया है। तो वो समझने के बाद हम
उसमें से क्या समराइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से हमने क्या इंटरप्रेट किया है, तो उसको हमने कितना कंप्रेंशन करके अपने अंदर डेवलप किया या फिर हमने समझा है। तो इसके कीवर्ड्स आ जाएंगे समराइज, इंटरप्रेट एंड कंप्रेंशन। तो अब अंडरस्टैंड के कीवर्ड्स लर्न करने का क्या है, जैसे SIC, सिक, समराइज, इंटरप्रेट एंड कंप्रेंशन। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई से। क्या है ना कि मैं बहुत बार इनके कीवर्ड्स में ना कंफ्यूज हो जाती थी कि ये रिमेंबर का, अंडरस्टैंड है का, एनालाइज का। मैं अपने टाइम के बाद बता रही हूँ, इसलिए मैंने हर एक का ना कोई अलग ही जुगाड़ लगा रखा है कि जैसे रिमेंबर के RR से स्टार्ट होंगे, अंडरस्टैंड में सिक याद कर लो, समराइज, इंटरप्रेट एंड कंप्रेंशन। तो ऐसे ऐसे आपको हर एक लेवल का कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो थर्ड वन हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई। अप्लाई का क्या मतलब होता है कि हमने अब जो समझा है, जो याद किया है, उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किन किन चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आ जाता है अप्लाई में। अप्लाई में तो एप्लीकेशन और अप्लाई तो इसके खुद के ही होंगे, ठीक है। तो इसको तो कुछ ऐसा ये नहीं है कि हाँ हमें इसको कीवर्ड्स कैसे याद करने पड़ेंगे। उसके बाद रह गया यूज़ और एग्जीक्यूट। फोर्थ वन है एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन, कि हमें जो डाटा मिला है या हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर करके लर्न करते हैं। जैसे कि हमें पूरा पैराग्राफ दिया गया, हमें एक बार में वो समझ नहीं आता, हम उसको की पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, सेकंड ये है। उसको हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया हमने कि हम उसको इस तरीके से याद करें। उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएट, कि हम अब इस चीज़ इतने लेवल का हमने एनालिसिस कर लिया है कि हमारे सामने अगर दो वर्ड्स को रखा जाए तो हम उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें, उनके अंदर कॉन्ट्रास्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। और इसका जो कीवर्ड्स को याद करने का तरीका है ना, वो बहुत ही ईजी है। एनालाइज से तो एनालिसिस हो जाएगा हमारा, से याद कर सकते हैं जैसे ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डिफ्रेंशिएट, कंपेयर और कंट्रास्ट को यूज़ करने के लिए मैंने DC के थ्रू इसको याद किया था। उसके बाद हमारा आ जाता है इवेल्युएट। इवेल्युएट में आ जाती है इवेल्युएशन, जजमेंट्स, असेस वैल्यूज़, क्रिटिकली अप्रिशिएटिंग एंड डिसाइड। इवेल्युएट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को इवेल्युएशन में डाल रहे हैं, कि उसकी जजमेंट्स कर रहे हैं कि वो कैसा है। अगर हमने, जैसे हमारी असेसमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे हमें ये बताया जाता है कि कौन बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सबसे बुरा कर रहा है या कौन एवरेज है। तो वो हमारी इवेल्युएशन से ही पता चलता है जब हमारे ऊपर जजमेंट्स पास की जाती हैं। तो ये सब इवेल्युएशन के अंदर आ जाता है, इवेल्युएट के अंदर। उसके बाद हमारा लास्ट लेवल आ जाता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया डेवलप करना, कुछ नया डिज़ाइन करना। तो इसके कीवर्ड्स जो आ जाएंगे सिंथेसिस, कंबाइनिंग एलिमेंट्स, न्यू पैटर्न, डिज़ाइन, डेवलप, फॉर्मुलेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि क्रिएट भी सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कुछ नया इन्वेंशन कर दी, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ना, जैसे अब सबसे पहले हमने उस किसी चीज़ को याद किया, फिर उसको समझा, हमारे पास प्रीवियस जो नॉलेज थी, उसके बाद हमने अप्लाई करके देखा, फिर एनालाइज किया, उसके बाद हमारी एक इवेल्युएशन हुई है। सारे लेवल्स के बाद क्रिएटिविटी पे हम इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि हम उन सब चीज़ों को सीख के अपनी कुछ थिंकिंग के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ कुछ नया क्रिएट करते हैं, नए पैटर्न्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने क्रिएट को सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पे रखा है, हाईएस्ट लेवल पे। अभी नेक्स्ट फिगर्स में हम देखेंगे कि क्रिएट, वैसे मैं अभी मेंशन 6 पॉइंट पे है, बट इसको अगर एक ग्राफ में देखेंगे, ऑर्डर वाइज देखेंगे, तो हाईएस्ट लेवल जो होता है वो क्रिएट का होता है। इसलिए इसके कीवर्ड्स रहेंगे सिंथेसिस, कंबाइनिंग एलिमेंट्स, न्यू पैटर्न, डिज़ाइन, डेवलप एंड फॉर्मुलेट। इसके बाद हमारे पास है इनकी एक ग्राफ वैल्यू। इसमें ना मैंने दोनों को कंपेयर किया है, ओल्डर वर्जन है और एक न्यू वर्जन है। तो ओल्डर वर्जन में देखो, सबसे फर्स्ट वन है नॉलेज, लास्ट से देखना कंपैरिजन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में रखा गया है। सेम अगर हम इसको, मैं थोड़ा फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये ग्राफ बहुत ध्यान से देखो आप लोग। इसमें हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में सबसे ज़्यादा किसको ऊपर रखा है, क्रिएटिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इसमें हमारे हायर ऑर्डर में 3 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग एंड एनालिसिस। वही अगर लोअर ऑर्डर की बात करें तो लोअर ऑर्डर में हमारा आता है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कौन कौन से आते हैं।
अब जल्दी से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स का। जैसे रिमेंबरिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो हम सारे जितने भी हमारे फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज होती है, हम उसको रिकॉल करते हैं। उसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग, ग्रैप्स मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अंडरस्टैंडिंग से हमने हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है या जो भी इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने क्या कुछ समझा है, क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प की है, वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद आता है अप्लाइंग। अप्लाइंग में आ जाता है यूज़ इन्फॉर्मेशन इन ए न्यू बट सिमिलर सिचुएशन। वही कि हमने उस जो हमारे पास नॉलेज थी उसको हमने एक रियल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक सिमिलर तरीके से एक नई सिचुएशन पे कैसे अप्लाई किया। उसके बाद आ जाएगा एनालाइजिंग, टेक अपार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। हमने किसी डाटा इन्फॉर्मेशन को ब्रेकिंग डाउन करके, एनालाइज करके, डिफ्रेंशिएट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया है कि उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन है, कंपेरिजन है, क्या चीज़ है, तो वो एनालाइजिंग में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग में आ जाएगा एग्जामाइन इन्फॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट्स, कि हम इन्फॉर्मेशन को, परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और उसके ऊपर जजमेंट्स पास करते हैं कि किस लेवल तक बच्चा स्टैंड करता है। उसके बाद आ जाता है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में आ जाएगा यूज़ इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू, कि हमने अब तक जितनी भी नॉलेज डेवलप की है, जो भी हमने समझा है, सोचा है या सुना है कुछ भी, उन सब के साथ एक कुछ नए पैटर्न्स पे काम करना, कुछ नया डिज़ाइन डेवलप करना, वो आ जाता है क्रिएटिंग के अंदर। अब कोग्नेटिव डोमेन के बाद हमारा सेकंड वन आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को जिसने डिस्क्राइब किया था वो थे क्रथवॉल्स। तो अफेक्टिव डोमेन एड्रेसेस एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, मूविंग फ्रॉम बेसिक अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू मेक रूल कॉम्प्लेक्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। अफेक्टिव डोमेन में हमारा क्या आ जाता है, हमारे एटीट्यूड, फीलिंग्स, बिहेवियर, इमोशंस, जो भी इमोशनल चीज़ें या हमारे बिहेवियर या नेचर से रिलेटेड जो भी आ जाता है, वो सब का सब अफेक्टिव डोमेन में आता है। तो अफेक्टिव डोमेन को 5 लेवल्स में डिफाइन किया गया था। जैसे कोग्निटिव डोमेन के 6 थे, वैसे इसके अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स हैं। इसको भी ऐसे ही सिक्वेंसिंग में याद करना है। इसको हम याद करते हैं R²VOC। आर का मतलब होता है फर्स्ट वन का रिसीविंग, सेकंड वन इज रिस्पॉन्डिंग, वी फॉर वैल्यूइंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड सी फॉर करेक्टराइजिंग। रिसीविंग में क्या आ जाता है कि हम किसी से कुछ रिसीव कर रहे हैं, कि विलिंगनेस टू अटेंड, शोविंग इंटरेस्ट एंड लिसन अटेंटिवली। हम कहीं बैठे हैं और वहाँ पे कोई स्पीच चल रही है, सेमिनार चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, तो हम उसको सुनते हैं अच्छे से, उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, कितने अटेंटिवली उसको समझते हैं, कितना हम सुनते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा रिसीविंग के अंदर। ये इसके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं इसके साथ में, विलिंगनेस टू अटेंड, शोविंग इंटरेस्ट, लिसन अटेंटिवली। तो इन वर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हमारा सेकंड वन आता है रिस्पॉन्डिंग, कि अब हमने रिस्पॉन्ड किया, रिसीव तो हमने कर लिया कि जो भी हमने लेक्चर सुना है, सेमिनार सुना है, कि उसमें से हमें क्या क्या याद हुआ, हमने क्या समझा है, क्या सुना है, लेकिन उसके बाद हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अब उसका। जैसे पार्टिसिपेशन, अंगेजिंग, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, डिस्कस, आस्क क्वेश्चंस, ये सब इसके कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद अब रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे अब एक लेक्चर चल रहा है, ठीक है, उसमें से अगर क्वेश्चंस पुट कर रही है कोई टीचर, तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, मोस्टली नहीं करते जहाँ तक आइडिया है। लेकिन जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना, उन्होंने लिसन केयरफुली समझा है, उसको सुना है अच्छे से, इसीलिए वो उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हैं। इसलिए ये रिस्पॉन्डिंग के अंदर ये सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब होता है एटीट्यूड्स, वैल्यू, डिसिप्लिन्स, मोरल, एथिक्स। तो ये सारी चीज़ें, एक बिलीफ डेवलप करना कि हाँ मेरे अंदर कुछ जैसे मैं एक डिसिप्लिन में रहता हूँ, मेरे अंदर कुछ मोरल्स है, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ एथिक्स है, ये मेरा एटीट्यूड है, मेरे को पॉजिटिव वे में ही जाना है या फिर नेगेटिव वे में जाता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी वैल्यू कैसी है। कुछ स्पिरिचुअल होते हैं। तो वैल्यूइंग में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि डिसिप्लिन वे में रहना। एक हमारी कुछ वैल्यूज़ होती है, कल्चरल भी होती हैं और स्पिरिचुअल भी होती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करके रखना, मैनेज करके रखना चीज़ों को एक सही तरीके से। कंसेप्चुलाइजिंग वैल्यू, ऑर्गेनाइज, रिसोल्व करके रखना, अरेंज करना और इंटीग्रेट करना, ये तो इसके कीवर्ड्स है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या आता है, अब जैसे हम अपने कपड़े रखते हैं अलमीरा में, ठीक है, अगर हम खुद से रखेंगे ना तो उसमें गुचड़ पचड़ करके रखते हैं, बिल्कुल बैंड बजा देते हैं उसकी। और अगर किसी दिन हमारी मम्मी देख लेना खोल के, हमें इतनी डांट पड़ती है, तो फिर हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अच्छे से प्रॉपर रखना पड़ता है, हर एक
कॉलम में, हर एक ड्रॉर में हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। हमें उसको अरेंज करना पड़ता है, रिसोल्व करना पड़ता है जो जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में होता है कि कंसेप्चुअलिंग वैल्यू, ऑर्गेनाइज करना, रिसोल्व करना, अरेंज करना, इंटीग्रेट करना, ये इसके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आ जाता है करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग में आ जाता है कि उन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या अडॉप्ट किया है, हमारे एक्शंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनसे हमने अपने एनवायरनमेंट के थ्रू पॉजिटिव चेंज आए हैं हमारे अंदर या फिर नेगेटिव चेंज आए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस वे में रिएक्ट किया है, किस तरीके से बिहेव किया है, कि हमारी वैल्यूज़ जैसे इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़। उसके बाद है कंसिस्टेंटली गाइडिंग बिहेवियर और एक्शंस, शेपिंग लॉन्ग टर्म एक्शंस, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कनेक्टिंग रियल वर्ल्ड। अब जैसे डिसिप्लिन एक बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाए जाते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। नेगेटिव वे में लेके जा रहा है तो वो चीज़ें गलत तरीके से आने लग जाती है। फिर उनको पेरेंट्स से डांट पड़ती है, बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये गलत है, ये सही है। तो वो डिपेंड करता है। हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए काम करना है, नहीं, हमें उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है। हमें ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो हमारे फ्यूचर में भी अच्छे से काम आए, एक पॉजिटिव वे में हो। अब जैसे हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो ये तो नहीं है ना कि आज के लिए हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किया तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ा और हमने छोड़ दिया, नहीं इसको रिवाइज करेंगे हम एग्ज़ाम। सिर्फ ये एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड हमें सिखाता है कि हमारा स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होनी चाहिए, हमें कुछ भी हमें रिप्रेजेंट करने से पहले उसको प्लानिंग कैसे करना चाहिए, उसकी हर एक कंटेंट कैसे तैयार करना चाहिए। तो ओवरऑल टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए साथ रहेगा। तो वो होता है करेक्टराइजिंग, कि हम एक लॉन्ग टर्म एक्शंस पे काम करते हैं, ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म सेक्शंस होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, थर्ड वन। साइकोमोटर डोमेन में हमारे पास 5 लेवल होते हैं। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है हमारा, एक्शन बेस्ड होता है। एक्शन बेस्ड में हमारे पास क्या होता है कि हम फिजिकली क्या क्या काम कर सकते हैं, हमारी एबिलिटीज़ और स्किल्स क्या होती हैं। तो इसके 5 लेवल्स कौन कौन से हैं, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इनको हम पहले इनके कीवर्ड्स के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद एक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट वन आ जाता है हमारा इमिटेशन। वैसे इसको याद करने का तरीका आई एम पेन, ठीक है। तो इमिटेशन फर्स्ट में आ जाता है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि इमिटेशन हम किसी को देख के, जैसे पहले हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, हम उससे सीखते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, मिमिक करते हैं उसको, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है साइकोमेट्री डोमेन का। फिर हम उससे सीखते हैं, कॉपी करते हैं एज इट इज़, जैसे वो करे। जैसे बंदर है, बंदर को देखा है कभी, वो हमेशा किसी भी बंदे को देखोगे ना तो वो तुम्हें एज इट इज़ कॉपी करेगा। जैसे अभी मैं लास्ट वृंदावन ट्रिप के पे गई थी, तो मैंने एक इंसिडेंट, बंदर मेरे भाई का चश्मा लेके चला गया, हमने उसकी तरफ फ्रूटी फेंकी, उसने हमारी तरफ चश्मा फेंक दिया। तो वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, वो बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करता है जैसे हम उसके सामने परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में आ जाता है एबल टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस और एक्टिविटीज़। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो एज इट इज़ हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उनको फॉलो करके एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लाइक मुझे कुकिंग नहीं आती, तो अगर मुझे कुकिंग करनी है ना, मैं यूट्यूब पे कुछ रेसिपीज़ देखूंगी, तो जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है ना, मैं वैसे वैसे उस चीज़ को परफॉर्म कर रही हूँ। तो उस लेवल पे हम परफॉर्म करने के लिए एबल हो जाते हैं। अपने किसी को भी अगर हम इंस्ट्रक्शंस दें, तो अगर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो आ जाता है हमारा मैनिपुलेशन के अंदर। उसके बाद आ जाता है प्रेसिजन। प्रेसिजन में क्या होता है कि टास्क, हमें कोई भी टास्क दिया गया वो एक्यूरेट होगा, उस तब तक हम उस टास्क को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे क्या मैनेज करना है, उस टास्क के अंदर क्या चेंजेस करने हैं। उस एक प्रेसिजन के लेवल तक ना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने ये चीज़ अगर एक एक्टिविटी परफॉर्म की है ना, तो अब मैं थर्ड लेवल पे अपने आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती हूँ। मैंने एक रेसिपी एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, तो फोर्थ टाइम जब मेरे को कोई चीज़ बनानी होगी ना सेम, तो मैं अपने आप बना लूँगी उसको। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है 2-3 बार उस चीज़ को करने के बाद। फोर्थ वन आ जाता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन और मॉडिफिकेशन आ जाती है। आर्टिकुलेशन में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट करना। जैसे अगर हम एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे उसमें। तो हमें कोऑर्डिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है, एंड स्टेप के अंदर भी हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पहला स्टेप हमने किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप के साथ अगर हमारा कोऑर्डिनेट नहीं बैठ रहा है, अगर हमने कोई चीज़ डिज़ाइन कर दिया, अब वो वर्किंग में ही नहीं आ रही है, वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या फ़ायदा उसका डिज़ाइन करने का। तो इसलिए, और मॉडिफाई होता है कि अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें वो चीज़ करनी तो आ गई है, तो हम अपने
कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे, अपनी नॉलेज इंटेलिजेंस के बेस पे उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं अपने तरीके से। अब जैसे कोई मैगी खाता है, ठीक है, अगर सिंपल बनानी हो तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत सारी वेजिटेबल्स पसंद है उसके अंदर, तो वो अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता है उस रेसिपी को, तो वो आ जाता है आर्टिकुलेशन के अंदर। उसके बाद हमारा फाइनल पॉइंट आ जाता है नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन हमारा लास्ट पॉइंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक परफॉर्म एनी एक्टिविटी क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स। ये बिल्कुल क्रिएट पॉइंट था जैसे हमारा कोग्निटिव डोमेन में, बिल्कुल सेम ऐसा ही है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन अब हमने उसको पहले किसी को कॉपी भी कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, उस किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस एक्टिविटी को हमने परफॉर्म भी कर लिया। उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अब हम खुद बना सकते हैं उसको। तो हमने उसके अंदर चेंजेस करके भी देखे कि हमने अपनी नई चीज़ें भी डेवलप करके देखी हैं उसके अंदर, इंटीग्रेट करके देखी हैं कि हाँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमारा सबसे लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब हम कोई नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक होता है हम समझते हैं, सीखते हैं, अब उसके अंदर हम अपने व्यूज़, थॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो हमारा आ जाता है नेचुरलाइजेशन में। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद हम अपनी कोई चीज़ नई पैटर्न के साथ क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब कुछ आ जाता है हमारा नेचुरलाइजेशन में। कहते हैं इनको एक, तो आइए अब हम एक छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ इनको समझते हैं। जैसे इमिटेशन, सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट, लर्न बाय वॉचिंग एंड कॉपिंग। सबसे पहले बच्चे देखते हैं और सीखते हैं, देख के और कॉपी करके उनको। उसके बाद आ जाता है मैनिपुलेशन, एक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। हमें हमारे एक्शंस जो भी हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ना, वो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। हमें या तो याद होते हैं, या हम देखे होते हैं, या हमें कोई बता रहा होता है, तब हम उसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज इन प्रिसीजन। अब हमने 2-3 बार उसको ट्राई कर लिया तो हमारे एक्शंस, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है, इंप्रूवमेंट होती है, डे बाय डे कॉन्फिडेंस आता जाता है हमारे अंदर। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन, सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन ए हार्मोनियस वे। मतलब अब हम उसके अंदर कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, अपडेट करते हैं उसको अपने तरीके से कि हम इसके अंदर क्या नया चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है नेचुरलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद एक्शंस बिकमिंग सेकंड नेचर। अब इसका मतलब है कि ये बहुत ही हाई लेवल की परफॉर्मेंस पे आ जाता है कि अब हमने उस लेवल तक इतना कॉन्फिडेंस और इतनी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अचीव कर लिया हमने हमारे एक्शंस के थ्रू कि अब हम किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप नई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, नए पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं, नई चीज़ों में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी साइकोमोटर डोमेन। आज का हमारा टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यहीं पे ख़त्म हुआ, तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए टाइम पे। थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों।